हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल के बारे में। और इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ये कोई आंकिक क्वेश्चन नहीं है। तो जो टॉपिक हमारी थ्योरेटिकल में कंप्लीट हुआ है उसी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो भी क्वेश्चन है उसको पहले समझिए आप ढंग से कि प्रश्न में हमारा टारगेट क्या है, किसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है और क्या इसके द्वारा हल करवाया जा रहा है। इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रश्न के ऊपर एक तरह से बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाइए। और ये मजबूत पकड़ आपकी कब होगी, जब आपके टॉपिक जो था उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर यदि होता है तो ये मान के चलिए कि वो टॉपिक आपके पकड़ में है। क्योंकि यदि उसके पॉइंट के बारीक से बारीक पॉइंट को भी यदि आप समझते हो तो आप उस न्यूमेरिकल को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हैं 100%। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। एक किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। सेकंड, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर यानी मैक्रो लेवल पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये हैं हमारे पास क्वेश्चन 4 के 2 क्वेश्चन। देखिए अब आप, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश जो है वो क्वांटीकृत है और ये क्वांटीकृत जो है वो उसका एक गुणधर्म भी होता है। तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में इसका अध्ययन भी किया है कि वैद्युत आवेश जो है वह एक क्वांटीकृत राशि होती है। तो आपको सिर्फ वही कथन लिखना है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा ही आपको इसमें लिखनी है। फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिविजन कर ही लेते हैं। क्वांटीकृत, क्वांटीकृत का मतलब होता है कि ऐसी राशियाँ, फिजिक्स में कोई सी भी राशि हो, ऐसी राशियाँ जिनका विनिमय यानी आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचना, वो लगातार नहीं होता है बल्कि विविक्त रूप में होता है यानी डिस्क्रीट रूप में होता है, या हम ये कहें टुकड़ों में होता है, लगातार नहीं जाता है। तो इस प्रकार की जो राशियां होंगी उन्हें हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं। तो जैसे ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी एक क्वांटीकृत राशि है, यानी ऊर्जा का जो विनिमय होता है वो लगातार नहीं होता बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। तो सेम प्रक्रिया यही आपके आवेश के ऊपर होती है। हम जानते हैं कि जब प्रेरण, चालन, घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब वहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जब आवेश पहुंचता है तो वह आवेश लगातार नहीं पहुंचता है बल्कि छोटे छोटे भागों में पहुंचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश का एक हिस्सा जाएगा, फिर दूसरा हिस्सा पहुंच रहा है, फिर तीसरा पहुंच रहा है। इस प्रकार से छोटे छोटे हिस्से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचते हैं। जैसे ये कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। क्या प्रक्रिया थी? उस स्थिति में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर पहुंचते हैं। माना कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर एक धनावेश आया और इसके ऊपर एक ऋण आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस प्रकार से आपके सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं पहुंच रहे बल्कि फर्स्ट गया, फिर सेकंड गया, 4 गया, इस प्रकार से नंबर से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के पहुंचते ही वस्तु क्या हो चुकी? आवेशित हो चुकी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पहुंचते ही वस्तु पर आवेश आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो आवेश है वो आवेश कहाँ से शुरू हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन के आवेश से शुरू हुआ है। इसका मतलब सबसे छोटा जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होगा? बराबर। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, 2 प्लस बने, देखिए 2 माइनस बने। तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, 3 प्लस बने, 3 माइनस बने। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आवेश की मात्रा में क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। तो मैं ये देखूं कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ चुका है। तो टोटल चार्ज हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो यहाँ पर रेशम के कपड़े पे 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर उसके ऊपर टोटल चार्ज होगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये टॉपिक आपके गुणधर्म में आ चुका है, बिल्कुल बारीकी से वीडियो बना हुआ है, वहाँ से और देख सकते हैं आप इसको। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचे? 4। तो जिस वस्तु पर पहुँचे उसका टोटल चार्ज हमारे पास जो आएगा, अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से मिलकर ही तो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशम के कपड़े पर टोटल चार्ज जो था वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के क्या था? बराबर था। यदि कांच की छड़ की बात करें तो उसका जो चार्ज था वो भी 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर था। अब चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस कारण से इस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, इसका मतलब इस पर चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो ये हुआ कि किसी भी वस्तु के ऊपर टोटल चार्ज यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं किसी एक वस्तु पर, तो टोटल चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलकर बना हुआ होगा। यदि 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो 10 ई के बराबर, 15 पहुंच रहे हैं 15 ई के बराबर चार्ज, और मान लीजिए कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो उस वस्तु पर टोटल चार्ज कितना होगा? n ई के बराबर होगा। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब किसी वस्तु पर टोटल चार्ज का जो मान होगा वह टोटल चार्ज का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां n बराबर क्या है? होल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट। और यदि आप इसको पूर्णांक भी यूज कर सकते हैं, इंटीजर नंबर भी, जो कि +-1 +-2 डॉट डॉट ये भी होता है। आप इस कथन को ऐसे बोल सकते हैं कि Q बराबर NE। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर नेट चार्ज का जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्णांक गुणज होता है, जहां n पूर्णांक बोलेंगे तो +-1 +-2। इस कथन को यदि हम यूज करते हैं कि Q बराबर +-NE, तो वहां पर बोलेंगे कि किसी वस्तु के ऊपर नेट चार्ज का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां n बराबर क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यही होता है क्वांटिक अर्थ, यानी ऐसी राशियां जिनका विनिमय लगातार नहीं होता बल्कि विविक्त रूप में या डिस्क्रीट रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, ऐसी राशि को हम क्वांटिक अर्थ कहते हैं। और आवेश में भी ये गुण था, और जो इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज प्राप्त होता है वह टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही होता है आवेश का क्वांटमीकरण। देख लीजिए इसकी परिभाषा आप क्या होगी। तो जो आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटिक अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु पर कुल आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, या इसको आप पूर्णांक गुणज भी बोल सकते हैं। चाहे आवेश किसी भी विधि या प्रक्रिया से प्राप्त हुआ हो, यानी चाहे चालन विधि हो, चाहे प्रेरण विधि हो, चाहे घर्षण विधि हो, किसी भी विधि से यदि आवेश प्राप्त हो रहा है तो उस आवेश की जो टोटल मात्रा होगी वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है, जहां n बराबर है होल नंबर। यहाँ पर n का मान 0 रखेंगे तो वहाँ पर वो उदासीन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 यूज करते हैं। और यहाँ पर सबसे छोटा जो आवेश की मात्रा है वो होगी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी जो छोटे छोटे भाग एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुँच रहे थे उस छोटी वस्तु पर आवेश का जो मान था जिसको कि हम एक इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, उसका मान कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसे कि हम मूल आवेश या क्वांटम आवेश भी कहते हैं। तो मूल आवेश और क्वांटम आवेश का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है? बाकी आप इसकी थ्योरी भी और देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में आवेश का विनिमय सतत रूप से न होकर विविक्त रूप में होता है, जो आपको समझा दिया गया। आवेश का न्यूनतम मान जिसे मूल आवेश कहते हैं उसका मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसे मूल आवेश भी और क्वांटम आवेश भी कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भाग बी। इसमें यह बताया गया है कि बड़े स्तर पर यानी मैक्रो लेवल पर, या हम ये कहें कि व्यवहार में हम ये जो आवेश का विनिमय जो टुकड़ों में हो रहा था उसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं, यानी हम व्यवहार में ये समझ सकते हैं कि आवेश का जो विनिमय है वो लगातार ही हो रहा है। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो आवेश पहुंच रहा है वो लगातार पहुंच रहा है, अपने व्यवहार की बात करें तब, यानी बड़े लेवल पर। अब चूंकि हमारे पास परमाणु अणु वगैरह जो होते हैं उनका अध्ययन जो है वो माइक्रो प्रभाव क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि दो प्रभाव क्षेत्र है हमारे पास, माइक्रो और मैक्रो, स्थूल स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर। सूक्ष्म स्तर पर परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका अध्ययन किया जाता है जो कि मॉडर्न फिजिक्स में किया जाता है। मैक्रो स्तर पर जो यूज होता है वो हमारे चिरसम्मत भौतिकी यूज होती है, यानी क्लासिकल फिजिक्स में। तो अब हमारे पास
व्यवहार की यदि हम बात करें तो व्यवहार में हमें आवेश का जो विनिमय है वो हमें टुकड़ों में होता हुआ दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा नहीं लगता कि आवेश जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर टुकड़ों में पहुंच रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा तीसरा, ऐसे नहीं लगता। हमें महसूस होता है कि वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसका रीजन भी समझ लीजिए कि बड़े लेवल की यदि हम बात करें, आवेश का सबसे छोटा मान हम मान सकते हैं 1 कूलाम, और 1 कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻−9 कूलाम। और जब 1 कूलाम आवेश होगा उस समय इतने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचते हैं। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी संख्या है। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होने के कारण इनका जो विनिमय होगा वो बिल्कुल नज़दीक होगा। आवेश जो होगा यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल नज़दीक होंगे, और जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे तो उनका जो विनिमय है वो लगातार हमें प्रतीत होगा, टुकड़ों में महसूस नहीं होगा। इस कारण से हम बड़े स्तर के ऊपर आवेश का जो क्वांटमीकरण होता है, यानी जो टुकड़ों में चलने की प्रक्रिया होती है या विविक्त रूप में पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इनका संख्या घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि बड़े स्तर के ऊपर आवेश की जो मात्रा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देख लीजिए इसका रीजन जो लिखा हुआ है इस प्रकार से। रीजन आपके सामने है, नोट कर लेना आप इसको, कि जब हम स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते हैं तब यह आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलाम ही होता है, जबकि बड़े स्तर के ऊपर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आवेश की मात्रा भी बढ़ेगी। क्योंकि स्थूल पैमाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक हो जाता है, जैसे 1 माइक्रो कूलाम आवेश की बात करें तो 1 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। माइक्रो में बात की है, यदि माइक्रो नहीं लेते हैं तो यहाँ पर 18 होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो में लेते हैं तब भी संख्या बहुत ज़्यादा है, अर्थात स्थूल स्तर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होने के कारण आवेश का मान सतत मान सकते हैं। इस स्थिति में आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18, 1 माइक्रो कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻12। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो आवेश की मात्रा भी ज़्यादा होगी। इतने इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंचेंगे तो इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण वो हमें दूर दूर नहीं बल्कि हमें लगातार जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी कंप्लीट। नोट कर लीजिए आप इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, यानी घर्षण की प्रक्रिया। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो हमारे को प्रश्न ये दिया गया है कि एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो जब इनको रगड़ते हैं तब उनके ऊपर आवेश आ जाता है। तो यह जो घटना थी उसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं, जो कि आपके कंप्लीट किया हुआ है पहले ही, तो आप वहाँ से और देख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर कांच की छड़ को जब इससे घर्षण कराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जो कि अभी आपको इससे पहले वाले भाग में समझाया भी है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर एक माइनस का आ जाएगा, इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरे इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए जब इनको घर्षण नहीं करवाया गया था तब कांच की छड़ पर नेट चार्ज कितना, 0। रेशम के टुकड़े के ऊपर नेट चार्ज कितना, 0। वैसे ध्यान रखना जब कांच की छड़ की बात करते हैं तो कांच की छड़ में ऑलरेडी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आवेश तो होता है लेकिन उसका नेट चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 0, और उसको ही बोलते हैं वैद्युत उदासीन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेट आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में वहाँ पर वस्तु को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत उदासीन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आता है तो अंतर आने पर ही वस्तु क्या होती है, आवेशित होती है, जो कि हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास घर्षण की प्रक्रिया से पहले इस कांच की छड़ का नेट चार्ज 0, टुकड़े का भी नेट चार्ज 0, तो दोनों का कंबाइंड रूप से नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 होगा घर्षण से पूर्व, यानी रगड़ने से पहले।
अब सेकंड पार्ट, जब इसको घर्षण करवाया तो कांच की छड़ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सेम संख्या में उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंचते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वो आपके आवेश बनाता है कौन सा, धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि का मतलब होता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। ऋणावेश होने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या कम, और धनावेश होने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो अब हमारे पास घर्षण की प्रक्रिया के बाद यदि हम देखते हैं तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है उतना ही ऋणावेश रेशम के टुकड़े पर भी आता है। तो इसका मतलब अब दोनों का कंबाइंड यदि हम नेट चार्ज ज्ञात करेंगे तो फिर वापस नेट चार्ज कितना हुआ, शून्य, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव। ये प्रक्रिया हम पहले हल कर चुके हैं, बिल्कुल बारीकी से वीडियो देख लेना इससे पहले वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था वो यही था कि जब दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, जो कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घर्षण की प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होते ही वस्तु आवेशित हो जाती है। कथन पहला कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी प्रकार की कोई दूसरी घटना यदि ले तो क्या वो भी आवेशित होती है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसी प्रकार की कोई दूसरी घटना यदि हम लें कि जैसे मान लीजिए कि एबोनाइट की छड़, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, और यदि बिल्ली के फर की बात करें तो फर का मतलब है कि जो उसके घने बाल होते हैं उन्हीं को हम एक तरह से फर यूज करते हैं, मुलायम और घने बाल होते हैं उन्हीं को फर यूज करते हैं। बाकी आप बिल्ली की स्किन भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एबोनाइट की छड़ को यदि फर से घर्षण करवाया जाता है तो वहाँ पर उनके बिल्ली के स्किन या फर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एबोनाइट की छड़ पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वहाँ पर उतना ही धनावेश, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे उतना ही ऋणावेश। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है कि जो प्रक्रिया आवेशित होने की थी वो कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि ऐसे और भी उदाहरण मौजूद हैं। और उसके लिए तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनी हुई है कि कौन कौन सी वस्तुओं को हम घर्षण करा के आवेशित कर सकते हैं। सेकंड कथन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसी प्रश्न में एक पार्ट और दे रखा है, और वो थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है कि जो ये प्रक्रिया हम अपना रहे हैं इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। देखिए, कांच की छड़ के ऊपर घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व यानी घर्षण से पहले नेट चार्ज कितना था, शून्य, जबकि घर्षण करने के बाद यानी रगड़ने के बाद भी नेट चार्ज कितना है, पूरे युग्म का 0 है, यानी पूरे युग्म का दोनों का कंबाइंड कितना है, 0 0। तो घर्षण की प्रक्रिया से पहले नेट चार्ज 0, घर्षण की प्रक्रिया के बाद भी नेट चार्ज 0। तो क्या प्रक्रिया के पहले और बाद में आवेश के मान में कोई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश का मान क्या होता है, नियत होता है, और यही होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार यही होता है कि किसी वियुक्त निकाय में कुल आवेश का मान क्या होता है, नियत होता है। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो इस प्रक्रिया में भी हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आवेश उत्पन्न हुआ अथवा नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक था उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए कि कांच की जो छड़ थी, टुकड़ा जो था, इसमें सपोज कीजिए कि कांच की छड़ में प्रोटॉनों की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 10, जबकि रेशम के कपड़े में प्रोटॉनों की संख्या मान ली 20 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 20। तो अब हमारे पास घर्षण से पूर्व प्रोटॉनों की टोटल संख्या जो थी वो कितनी है, 30, और इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या भी कितनी है, 30, घर्षण की प्रक्रिया से पूर्व। अब घर्षण की प्रक्रिया के बाद की बात हम करें तो यहाँ से जब इन दोनों को घर्षण करवाया जाता है तब मान लीजिए कि कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो रेशम के कपड़े पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, 5। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो सेकंड में आ जाइए। अब फर्स्ट में हमारे पास कांच की छड़ पर प्रोटॉन तो कितने हैं, 10, और सेकंड अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। बात करते हैं कपड़े के ऊपर। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 20, इलेक्ट्रॉन 20 तो पहले ही थे, 5 अब आ चुके हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 25। प्रक्रिया के बाद में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए भाई, 5 और 25 कितना होता है, 30। घर्षण से पहले इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी थी, 30। घर्षण के पश्चात टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 30। क्या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, जो कि एक उदाहरण जो है वो बिल्कुल सही समझा रहे हैं। और यही हमारा आंसर भी हो जाता है कि ये जो घटना यहाँ पर हुई, जो उदाहरण हमने समझे वो
आवेश संरक्षण नियम से बिल्कुल सामंजस्य रखते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके मिक्स किया हुआ है इसको अब आप बिल्कुल सही तरीके से नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका सही रूप। जो समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार आप कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तब कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुँचते हैं, अर्थात जितना धनावेश कांच की छड़ पर आता है उतने ही परिमाण का ऋणावेश रेशम के टुकड़े पर आता है। क्लियर है पॉइंट। सेकंड, इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को यदि फर से रगड़ते हैं तो तब जितना ऋणावेश एबोनाइट की छड़ पर आता है उतना ही धनावेश फर पर आता है। सेकंड उदाहरण लिया था। अब दोनों का सारांश देख लीजिए, नोट करते जाना आप इसको। अतः उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उन्हें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यहाँ इस प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश शून्य होता है तथा घर्षण की प्रक्रिया के बाद भी नेट आवेश शून्य होता है। और निष्कर्ष आवेश संरक्षण नियम के अनुसार ही है कि किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्लीट है। थ्योरेटिकल था, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते थे इसके पहले वाले वीडियो को देखकर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे हम इसके बाद में, पहले ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, इसलिए कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? पहला क्वेश्चन। सेकंड, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। ये तो उनके गुणधर्म में भी आपको बताया हुआ है। सेकंड का आंसर तो अभी यहीं से दे देते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म का पूरा वीडियो बना हुआ है, उसमें टोटल उसके गुणधर्मों के बारे में बताया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर माना कि कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में है और यहाँ पर मैंने कोई क्यू नोट चार्ज को रख दिया है। तो अभी इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर ये प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो एक बल लगाएगा, और जिस दिशा में बल लगाता है उस दिशा में ये आगे चलता जाएगा, मतलब एक पथ का अनुसरण करेगा। और उस पथ को ही हम समझने के लिए ये मान लेते हैं कि वो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा होती है समझने के लिए। तो यदि हमारे पास ये आवेश इस प्रकार से चलता जा रहा है, चलता जाएगा, और मान लीजिए कि अब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर मैंने क्यू नोट चार्ज को रख दिया है। तो अब देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इसको दूर भेजने का प्रयास करेगा, यानी ये इस रास्ते पर जाएगा, तो इसके हिसाब से ये इसी साइड में आगे बढ़ता, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि क्यू नोट जो है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। विस्तार से आपको पहले बताया हुआ है और देख लेना वहाँ से। तो अब ये इस रास्ते पर जाता, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस कारण से इसका जो पथ है वो इस प्रकार से घूम जाएगा और ये सीधी सरल रेखा की अपेक्षा वक्र रूप प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर हो गया सतत वक्र होती है। प्रश्न में ये कहा गया है कि कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, और अब आपके पास ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो थी वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। इस रास्ते के ऊपर आपकी क्यू नोट आवेश चल रहा था इसके प्रतिकर्षण बल के प्रभाव से, और यदि ये रेखा यहाँ पर टूटती है तो ये आवेश यहाँ पर पहुँच रहा है और यहाँ पर आके रुक जाएगा, लेकिन अब आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अब कोई भी रेखा नहीं है, और रेखा नहीं होने का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, और विद्युत क्षेत्र की वजह से ही उसके ऊपर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। तो जब यहाँ पर क्षेत्र ही नहीं होगा तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा, और यदि बल ही नहीं लगेगा तो वो आवेश आगे गति नहीं करेगा, और यदि गति नहीं करेगा तो वहाँ पर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर ये रेखा टूटी हुई है तो इसका अर्थ यही निकलता है सीधा सीधा कि वहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, और सेकंड अभी आपको बताया। तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का ए कि एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है और कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्योंकि यह टूटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी। फर्स्ट। सेकंड, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के लिए ही
किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। और वहाँ पर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यदि मैं इस बिंदु को लेता हूँ इस रेखा के लिए, यानी इस फर्स्ट लाइन के लिए, तो इस बिंदु के ऊपर, ये ए बिंदु फर्स्ट लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में। यदि मैं बात करूं सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन के ऊपर ए यहीं पर है, तो इस सेकंड लाइन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड में। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो दिशाएं संभव नहीं है, मतलब आप चल रहे हो और एक बिंदु से इधर भी चले जाओ और इधर भी चले जाओ, एक ही बिंदु से दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो यही प्रकार यहाँ पर है कि एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। यही था हमारे पास सेकंड का आंसर कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे पास आज के 3 क्वेश्चन, 4, 5 और 7। तीनों हमने इसलिए लिए क्योंकि तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ये हो गया हमारे पास आज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट भाग में फिर हम देखेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जैसे कंप्लीट होते हैं उसके बाद फिर हम इसका आगे का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस के नियम।